क्या पिशाच होते हैं और क्या पिशाच हमारे बीच रहते हैं और हमें पता तक नहीं चलता? अगर ऐसी बात है तो पिशाचों की ताकत क्या होती है और पिशाचों की कमजोरी क्या होती है? कैसे उनकी पहचान की जा सकती है? आपके हर एक सवाल का जवाब आपको आज की इस कहानी में मिलेगा, लेकिन इसी के साथ इस कहानी को सुनते वक्त आपको अंदर तक डर भी लगेगा, क्योंकि ये कहानी है ही बड़ी खौफनाक और डरावनी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो ब्रिटिश राज की कहानी है, यानी कि साल 1947 से पहले की। अब सही समय के बारे में तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन आप कह सकते हैं कि साल 1930 से लेकर साल 1940 के बीच की ये कहानी है। साल 1950 को उत्तर प्रदेश बना था और इससे पहले ये आगरा और औध का इलाका हुआ करता था, जिसे मिलाकर उत्तर प्रदेश इसे कहा गया। लेकिन इससे पहले आगरा औध इस इलाके में एक गांव था जहां पर एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र होगी 24 से 25 साल। उसका नाम था प्रेमचंद। अब प्रेमचंद अपने गांव में रहता था और उसके पिता और उसके दादा मिलकर उसके साथ काम किया करते थे, और गांव में उनकी कुछ ज़मीन थी, वो खेती का भी काम किया करते थे। इसी के साथ उन्होंने कुछ गाय भैंसें भी रखी हुई थीं, उसके दूध निकालने का और बेचने का काम भी वो किया करते, और साथ में छोटा सा मुर्गी खाना भी रखा हुआ था, यानी वो मुर्गियां और उनके अंडों को बेचा भी करते थे। तो ये काम था उनका गांव में, और उनका गांव में रुतबा भी अच्छा था। लेकिन जो प्रेमचंद थे उन्हें ज़्यादातर काम से छुट्टी चाहिए होती थी, क्योंकि वो दोस्तों के साथ घूमना या शहर में घूम कर आना ये ज़्यादा पसंद करते थे, और कभी कभी जंगल में वो लकड़ी लेने के लिए भी जाया करते, और अपने दोस्तों के साथ तो कभी कभी अकेले। इस बार भी वो जंगली इलाके में शाम के वक्त लकड़ी लेने के लिए गए थे कि गांव के आसपास की जो पेड़ों की लकड़ी थी ना, उसे काटना कोई पसंद नहीं करता था, और गांव के मुखिया ने कहा हुआ था कि आसपास के पेड़ों को कोई नहीं काटेगा, क्योंकि इससे छांव रहती है और गर्मी कम लगती है। जंगली इलाके में जो बीहड़ हैं वहाँ पर पेड़ों की कटाई की जा सकती है, लेकिन खतरा एक ही हुआ करता था कि वो जंगली इलाके में कभी कभी जंगली जानवर आ जाया करते थे। लेकिन जो प्रेमचंद थे वो अकेले तो जाया नहीं करते थे, वो अपने दोस्तों साथियों के साथ जाया करते थे। तो इस बार भी शाम के वक्त वो इसी तरह से लकड़ी की कटाई का काम कर रहे थे। अब दोस्त 3 थे उनके साथ, लेकिन उनके दोस्त उनसे थोड़ी दूरी बनाकर लकड़ी की कटाई कर रहे। अब दोस्त भाग चुके थे और प्रेमचंद को पता नहीं चला। दोस्त इसलिए भागे क्योंकि जंगली कुत्तों ने जैसे उस तरफ हमला किया होगा किसी जानवर के ऊपर। अब दोस्त बिना चीखे भागे ताकि जंगली कुत्ते उनकी तरफ ना आ जाएं, और यहीं गलती हो गई। दोस्त भाग निकले थे, उन्हें लगा कि चलो लकड़ी आज ले जा नहीं पाएंगे, जंगली कुत्तों से हमें बचना चाहिए, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जो प्रेमचंद थे वो उनके साथ नहीं है। वो निकल गए गांव की तरफ। प्रेमचंद लकड़ी की कटाई कर रहे। आसपास से आवाजें आ रही थी। जब जंगली कुत्तों ने पूरी तरह से प्रेमचंद जी को घेर लिया, तब प्रेमचंद जी ये समझ चुके थे कि भाला लकड़ी का या कुल्हाड़ी, इससे इन जंगली कुत्तों से बचा नहीं जा सकता, जिनकी संख्या 14 से 15 थी। तो प्रेमचंद जी ने क्या किया, वो एक पेड़ पर चढ़ गए बचने के लिए। लेकिन जो जंगली कुत्ते थे, जब घने पेड़ लगे हों आसपास, तो जंगली कुत्ते तनों के सहारे ऊपर चढ़ सकते हैं। अगर उन्हें आसान शिकार मिल रहा हो तो वो छोड़ते नहीं। तो ऐसी जगह वो बुरी तरह से फंस चुके थे। अगर 2-3 लोग और होते तो आसानी से इन कुत्तों को भगाया जा सकता था, लेकिन जब अकेला इंसान हो तो मुसीबत में पड़ जाता है। तो प्रेमचंद जी ने आवाज़ें लगाई, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि वो गांव से बहुत ज़्यादा दूरी पर थे। जिसके बाद अब बचने के लिए मदद तो चाहिए थी, तो चीखते रहे। इसी तरह से काफ़ी समय बीता। उन्हें लग रहा था गांव से कोई ना कोई तो आ जाएगा, और जंगली कुत्तों ने उनके पैरों पर काटा था तो काफ़ी चोट भी लगी थी। इतने में एक अनजान इंसान, अब वो अनजान इंसान आसपास ही होगा, उसने जंगली कुत्तों पर हमला कर दिया, और वो पूरी तरह से निडर था। और एक कमाल की बात थी कि जंगली कुत्ते उससे डर रहे थे। हो सकता है उसकी रफ्तार तेज थी, या उसने लकड़ी का इस्तेमाल जिस तरह से किया और कुछ कुत्तों को पकड़कर वो जिस तरह से फेंक रहा था, वो अकेला कुत्तों पर भारी पड़ गया। अब उसने कुत्तों को भगाया, कुछ को जख्मी किया, मारा तो किसी को नहीं, क्योंकि इतने कुत्तों में किसी एक को मारना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उसने कुत्तों को भगा दिया था। जब उसने कुत्तों को भगाया तो प्रेमचंद जी नीचे आए,
चलने में उन्हें परेशानी हो रही थी और दोस्तों को, साथियों को वो गाली दे रहे थे कि मुझे छोड़कर चले गए और मुझे पता तक लगने नहीं दिया कि कुत्ते आसपास हैं। तो उस अनजान इंसान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा गांव किस तरफ है, मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूं। तो इस तरह से लंगड़ाते हुए जो प्रेमचंद जी थे उस आदमी के साथ, और गांव तक पहुंचते पहुंचते दोस्ती तो होनी ही थी, जान बचाई थी उसने। और प्रेमचंद जी को पता था कुत्ते पेड़ पर चढ़ जाएंगे, जब वो थक जाएंगे वो घसीट कर नीचे ले आएंगे और उसके बाद मार डालेंगे, तो बचने के चांस नहीं थे। वो छोड़ नहीं रहे थे। इस आदमी ने बचाया है। तो प्रेमचंद जी ने पूछा, जी आप कौन? उस आदमी ने बता दिया कि मैं पास में रहता हूं और वैसे ही जंगल में आया था, मुझे लगा कुछ काम की चीज़ मिल जाएगी, रात से पहले पहले मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन कुत्तों की आवाज़ सुनकर मुझे लगा ये शिकार कर रहे होंगे, लेकिन इंसान के चीखने की आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि इंसान फंस चुका है, तो मैं मदद के लिए आ गया। ऐसे मामले में मैं डरता नहीं। गांव तक पहुंचते पहुंचते उस आदमी ने अपना नाम बताया था कि मेरा नाम अजीत है। तो जो प्रेमचंद जी थे उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मेरे लिए किया है वो मुझे नहीं लगता कोई करता, कोई इस तरह से अपने आप को खतरे में नहीं डालता। तो वो आदमी कहने लगा कि कोई बात नहीं, अब दोस्ती हो चुकी थी। तो जो प्रेमचंद जी थे वो चाहते थे कि ये जो मेरी जान बचाकर इन्होंने मेरे ऊपर कर्ज डाल दिया है, मैं इस कर्ज को कैसे चुकता करूं। तो प्रेमचंद जी उसे अपने घर तक ले आए, लेकिन घर के अंदर वो आदमी आना नहीं चाहता था। रात का वक्त हो चुका था और उसने कहा कि बस ऐसा मत कीजिए, घर के अंदर नहीं मैं जाना चाहूँगा, यहीं बात कर लीजिए, खुद चले जाइएगा। तो प्रेमचंद जी ने कहा कि ठीक है। प्रेमचंद जी ने अपने बारे में बताया और कहा कि आप दोबारा मिलने के लिए मेरे वो फार्म पर ज़रूर आइएगा, मुर्गी खाना है, वहाँ ज़्यादातर मैं ही रहता हूँ, वहाँ आ जाइए। जब जब मैं मुर्गी खाने पर रहूँगा या जहाँ बाड़ा बनाया है, हमने गाय भैंसों को रखा है, वहाँ मेरे होते हुए आप आ जाइएगा। कभी कभी खेतों में भी आपको ले जाऊँगा, मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। तो वो आदमी बहुत ज़्यादा खुश था और कहा कि मैं शाम के वक्त काम से वापस आता हूँ और शाम के वक्त मिलने के लिए आ जाया करूँगा। तो इसके बाद जब प्रेमचंद जी घर पहुँचे तो घर वालों ने पूछा कि ये क्या हाल बना रखा है। तो प्रेमचंद जी ने बताया कि ये हुआ, मेरे एक दोस्त ने मदद कर दी, वरना मैं तो मरने ही वाला था। तो इस पर जो प्रेमचंद जी के पिता थे उन्होंने काफ़ी डांट लगाई, दादाजी ने काफ़ी ज़्यादा डांट लगाई कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, दोस्तों के साथ तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ जाएंगे और दोनों तेज़धार हथियार साथ में रखेंगे, सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं चाकू भी होना चाहिए। और कुछ ऐसे कपड़े भी उन्होंने बनाए थे जिसमें तेज़धार चाकू की तरह या नुकीली चीज़ें लगी थीं, कांच वगैरह टूटा हुआ, तो अगर कोई जानवर हमला करना चाहे तो उससे शरीर बचा रहता है। तो इसका इस्तेमाल वो करने वाले थे। लेकिन अब जिस तरह से प्रेमचंद जी जख्मी थे तो अब तो उनके पिता उन्हें जाने देने वाले नहीं थे। अगले कुछ दिनों तक जो प्रेमचंद जी थे वो रिकवर करते रहे, काम पर कम ही गए। इसके बाद एक शाम जब प्रेमचंद जी मुर्गी खाने पर थे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा काम करने वाला नहीं था, बस कुछ देखना ही था, बैठना ही था 1-2 घंटे, इतने में वो अनजान आदमी अजीत वहाँ पर आया, जिसे देखने के बाद प्रेमचंद जी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि आइए आइए बैठिए। तो दोनों बातचीत करने लगे। फिर उस आदमी ने कुछ अपने बारे में बताया, प्रेमचंद जी ने अपने बारे में बताया और उसके बाद मुर्गी खाना दिखाया। तो वो जो आदमी था उसने कहा कि आपका है मुर्गी खाना, मुझे मुर्गियाँ अंडे वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद है, खाना भी पसंद है, देखना भी पसंद है, और मैं चाहता था मेरा भी कोई मुर्गी खाना हो। तो इस पर प्रेमचंद जी ने कह दिया कि इसे अपना ही मुर्गी खाना समझो, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो उस आदमी ने कहा मुझे मुर्गियों के साथ खेलना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या मैं मुर्गियों के साथ कुछ खेल सकता हूँ? तो इस पर प्रेमचंद जी ने कहा कि बिल्कुल अंदर बदबू होगी, लेकिन ऐसे जाने में कोई फ़ायदा नहीं, मुर्गियाँ डरती हैं। तो उस आदमी ने लगभग 20 से 25 मिनट मुर्गी खाने के अंदर बिताए और प्रेमचंद जी बाहर रहे कि दादाजी ना आ जाएं कि मेरा कोई दोस्त मुर्गी खाने में घुसा हुआ है। फिर वो बाहर निकला तो उसने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुर्गियाँ पकड़ी मैंने, जो चूज़े थे वहाँ उनके साथ खेला। वैसे कभी कभी मुझे ये खाना पसंद है, लेकिन जो पाली गई मुर्गियाँ हैं, चूज़े हैं, मैं उन्हें खाना कभी पसंद नहीं करता। तो ऐसे कहा। इसके बाद कुछ दिन और जब बीते तो वो आदमी जहाँ बाड़ा था वहाँ पर आया। अब बाड़ा दिखाया प्रेमचंद जी ने, वो बाड़े में घूमा, प्रेमचंद जी बैठे रहे, वो बाड़े में काफ़ी समय घूमता रहा। उसके बाद वो वापस आ गया। अब समय समय पर वो जो अनजान आदमी था वो वहाँ बाड़े में आता, मुर्गी खाने में आता, और जो
प्रेमचंद जी थे वो सोचा करते कि ये इस तरह से अकेले कभी बाड़े में चला जाता है, गाय भैंसों के पास चला जाता है, और कमाल की बात है वैसे भैंसें कभी कभी आवाज़ लगाने लगती थी, जैसे किसी चीज़ से डर जाया करती थी, लेकिन अब नहीं डरती थी। और जब वो आदमी बाहर निकलता गाय भैंसें सो रही होती, और ऐसा ही मुर्गियों के साथ भी होता था। तो प्रेमचंद जी पूछा करते कि आप ये काम कैसे करते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि मुझे मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, चूज़े गाय भैंसें बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ये पता है इन्हें कैसे सुलाना है, और जब मेरा हाथ लगता है ना गाय भैंसें बड़ी जल्दी सो जाती हैं। और सच में ऐसा हुआ करता था। कभी कोई गाय भैंस बीमार हो ना तो वो संभला नहीं करती थी प्रेमचंद जी से, लेकिन अजीत वो अनजान आदमी बड़ी आसानी से उसे संभाल लिया करता था। अब समय समय पर वो इस तरह से मिलने के लिए प्रेमचंद जी के पास आया करता था। ऐसे कुछ महीने बीत चुके थे और आसपास के इलाके में इस समय एक बीमारी फैली। अब ये बीमारी फैली हुई थी जानवरों की बीमारी, इंसानों पर तो नहीं फैली थी, जानवरों पर फैली थी। और इससे जो जानवर बीमार होते तो वो चलने फिरने में असमर्थ रहते, और ऐसा आसपास के बाड़ों में, आसपास के गांव में जो गाय भैंसें थीं वो बीमार रहा करतीं। कई मुर्गियां आसपास के जो मुर्गी खाने थे वहाँ मर चुकी थीं। लेकिन जो प्रेमचंद जी थे ना वो बड़ी चिंता में रहते कि मेरी गाय भैंसें बीमार ना हो जाएं। अरे हम तो ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं हैं। लेकिन कमाल की बात रही कि जो प्रेमचंद जी थे उनकी गाय भैंसें बीमार नहीं रहती, बिल्कुल ठीक रहती, और जो उनकी मुर्गियां थी वो भी ठीक रहती। और वो अनजान आदमी से भी ये पूछा करते कि आपको क्या लगता है मेरी गाय भैंसें बीमार क्यों नहीं पड़ रही हैं। तो अजीत वो अनजान आदमी उसने कहा था कि आप खुशकिस्मत हैं, कभी कभी किसी घर में जब आप गलत खाना खिलाते हैं जानवरों को तो उससे जानवर बीमार हो जाते हैं, लेकिन आपके घर में ऐसा नहीं है, आप अच्छे हैं, इसीलिए आपको कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ रहा है। अब आने वाले समय में कई जगह मरे हुए कुत्ते मिलते और उनके मांस को भी खाया गया होता किसी जानवर के द्वारा। तो आसपास ये अफवाह फैल गई थी कि वो जंगली कुत्ते जंगल से निकलकर शहरी इलाके में भी आने लगे हैं, गांव वाले इलाके में, रिहायशी इलाके में, तो वो जानवरों का शिकार कर रहे हैं। और बाड़े लोगों ने थोड़े सख्त बना रखे थे बंद, ताकि कोई भी जानवर, कोई कुत्ता वगैरह बाड़े में घुस ना पाए। उसके बावजूद जो जानवर बीमार रहते तो गांव वालों को ऐसा लगने लगा था कि किसी तरह का कोई जानवर जो कि उनके गाय भैंसों को काटता है, और उसके बाद गाय भैंसें बीमार हो रही हैं। शुरू में उन्हें शक था कि चमगादड़ हो सकते हैं या उड़ने वाले उल्लू हो सकते हैं, किसी तरह ये बीमारी वहीं से फैली है, वरना जानवर तो अंदर घुस नहीं सकते। किसी ने कह दिया कुत्तों के कारण है, कुत्तों में पिस्सू होते हैं जो जीव शरीर पर, चमड़ी पर, तो वो शायद इन जानवरों के करीब आते होंगे तो ये बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी जो प्रेमचंद जी थे उनकी गाय भैंसें या मुर्गियों के साथ नहीं हो रहा था। चलो इस तरह से सब कुछ ठीक फिर भी चलता रहा। बीमारी कभी कभी थोड़ी कम होती, कभी कभी बढ़ जाती, और अब थोड़ी कम हो चुकी थी। लेकिन प्रेमचंद जी को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रेमचंद जी पिछले 1-2 महीने से ही थोड़ा महसूस करते जैसे वो किसी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। नींद बहुत ज़्यादा आया करती थी, गले में उन्हें दर्द रहा करता, और दिमाग जैसे सही से किसी काम में लग नहीं पाता, और सर में दर्द रहता। तो वैद्य को उन्होंने दिखाया, तो वैद्य जी ने यह कह दिया कि जड़ी बूटियों से इलाज हो जाएगा, लेकिन 1-2 महीनों तक वो इलाज भी नहीं हुआ। फिर शहर में जाकर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, जिसके बाद उन्हें ये सुनने को मिला कि हो सकता है कि गले में और दिमागी हिस्सों में कुछ ट्यूमर है। तो चेकअप वगैरह करवाने के बाद डॉक्टरों ने तो यही कह दिया कि इसका इलाज नहीं है जी, जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है लक्षण तो उसी तरफ इशारा करते हैं, और शरीर में बदलाव हो रहे, वजन उनका कम हो रहा था। तो जो प्रेमचंद जी थे उन्हें अब लगने लगा था कि वो बचने वाले नहीं, और ऐसा वैद्य ने भी कह दिया था कि लक्षण आपकी मौत की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये प्रेमचंद जी और उनके परिवार के लिए एक सदमे की तरह था। तो प्रेमचंद जी के दादाजी कह रहे थे कि हम तुम्हें बचा ही लेंगे, चाहे ज़मीन बेचनी पड़ जाए। लेकिन प्रेमचंद जी का मानना था बड़ी मुश्किल से ज़मीन बनाई है, ये जो जानवर रखे हैं, गाय भैंसे मुर्गियां वगैरह बनाए हैं, सब कुछ बेचकर मेरे इलाज में जो पैसा लगेगा उससे इलाज सही से हो पाएगा या नहीं ये भी पक्का नहीं है। डॉक्टर कह चुके हैं बचने के चांस कम है, तो हम बेवजह खर्च नहीं करना चाहेंगे।
प्रेमचंद जी अपने परिवार की ये जो जमा पूंजी थी, संपत्ति थी, उसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे अपनी बीमारी के कारण। और कुछ समय बाद जब उनसे मिलने के लिए वो अनजान आदमी आया तो प्रेमचंद जी का चेहरा उतरा हुआ। तो अजीत ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, इस तरह से बड़े मायूस लग रहे हो? अरे इस उम्र में तुम बड़े खुश रहा करते थे, अरे लड़कियों की बातें करते थे, अपने गांव की कुछ लड़कियों के बारे में बताया करते थे, बताओ बताओ। तो प्रेमचंद जी कहने लगे कि लड़कियां छोड़ो, यहां तो जिंदगी के लाले पड़े हैं, मैं मरने वाला हूं। तो वो आदमी बड़ा हैरान, मरने वाले हो? अरे ऐसे अशुभ बातें नहीं करते। इस पर प्रेमचंद जी ने कहा कि नहीं, अशुभ बातें नहीं कर रहा, जो बताया जा रहा है, जो लक्षण है वो इसी तरफ इशारा करते हैं। तो उसने पूछा कौन से लक्षण? अपनी मौत किसी को कैसे पता हो सकती है? तो प्रेमचंद जी ने बताया कि मुझे एक बीमारी है, अब उस बीमारी का इलाज शहर में होगा और ज़मीन सारी बिक जाएगी और इलाज शायद हो ना पाए। गले में और दिमागी हिस्सों में ट्यूमर का शक है डॉक्टर को। तो उस आदमी ने कहा कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, अगर तुम पैसों से ये इलाज नहीं कर सकते तो मेरे पास एक देसी तरीका है, लेकिन काम बन जाएगा। इस पर मुस्कुराते हुए प्रेमचंद जी ने कहा कि नहीं नहीं, अब देसी तरीके अपना लिए हैं, ऐसी बीमारियों के इलाज देसी नहीं होते, ये ऑपरेशन वगैरह करवा कर ही ठीक होता है। लेकिन उस आदमी ने कहा नहीं, मेरे पास एक ऐसा तरीका है, लेकिन तुम किसी को बताना मत, मैं ठीक कर दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 21 दिनों में मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें खास काम करना होगा जो काफ़ी अजीब होगा और किसी को बताना मत। तो जो प्रेमचंद जी थे वो पहले बात को नकार रहे, लेकिन फिर अजीत ने मना लिया कि तुम्हारा क्या जाता है, कुछ जाने वाला तो नहीं ना, बस छोटा सा काम है, मैं कर दूंगा। तो प्रेमचंद जी ने कहा कि चलो 21 दिन काम कर लूंगा, रात के वक्त जहां तुम जाने के लिए कह रहे हो तुम्हारे साथ जाया करूंगा। अब घर में प्रेमचंद जी ने कुछ नहीं बताया था और वो आदमी जंगल में एक झोंपड़ा सा उसने बनाया होगा, वहां तक अपने साथ लेकर जाता और जंगल में चलकर वहां तक जाना मौत को बुलावा देने के बराबर था। जानवर हमला करे तो बचाने कौन आएगा? लेकिन उस आदमी ने कहा था डरने की बात नहीं है, अगर कोई जानवर करीब आए तो तुम छिप जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब प्रेमचंद जी ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये निडर है या पागल है। उस समय 15 कुत्तों से अकेले भिड़ गया था। वो तो किस्मत है कि कुत्ते डर रहे थे, इससे कुत्ते डरे और भाग निकले, लेकिन अगली बार शायद ऐसा ना हो। पहली रात जब प्रेमचंद जी उस झोंपड़े तक गए वो इतना गंदा था, लेकिन उस आदमी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे वैसे तुम्हें करना होगा। अब उसने कुछ जख्म दिए यहाँ पर किसी तेजधार चीज से, और उसके बाद उसने कुछ जड़ी बूटियां होंगी या कोई चीज थी जो गले में लगाई और कहा पहली रात इतना ही करना है, जैसे जैसे इन दवाइयों का असर तुम्हारे ऊपर होगा तुम ठीक होते चले जाओगे। पहली रात ऐसे निकली और दूसरी रात मुसीबत पड़ गई। अब जंगली इलाके में जंगली कुत्ते घूमते थे, वो रास्ता जिसका इन्होंने चुनाव किया था पगडंडी सी थी वहां जाने के लिए। अब वहां जंगली कुत्तों का झुंड था। अब जंगली कुत्ते आगे और देख लिया उन्होंने 2 लोग, अब 15 कुत्ते 2 लोग, मुकाबला करना मुश्किल था। लेकिन तब एक जादू देखा। प्रेमचंद जी ने देखा कि वो कुत्ते इन्हें देखकर डरकर भाग गए, जबकि इनके पास कोई हथियार तक नहीं था। जो प्रेमचंद जी को लगा कि इससे कुत्ते इतने ज्यादा डरते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आपसे कुत्ते इतने डरते क्यों हैं? उस दिन भी कुत्ते इसीलिए काट नहीं पाए, आपसे डरे जा रहे। तो संजान आदमी ने कहा कि अरे ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुत्ते करीब आते हैं, अब मुझसे कुत्ते या जंगली जानवर दूर भागते हैं, ये मेरी किस्मत है, मुझे लगता है मेरा चेहरा ही इतना बिगड़ा हुआ है। तो प्रेमचंद जी ने कहा अरे नहीं नहीं, आपका चेहरा तो अच्छा है, आपकी शादी की उम्र हो गई है, आप भी 1-2 साल मुझसे बड़े ही तो हैं, शादी के बारे में आपने नहीं सोचा? उसने कहा नहीं नहीं, शादी के बारे में अभी नहीं, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, मैं सोच रहा हूं जब 35 साल के करीब हो जाऊंगा तब शादी करवाऊंगा। ऐसे बातें करते करते उस झोंपड़े तक पहुंचे। अब उस झोंपड़े में उस आदमी ने प्रेमचंद जी को एक तरीका बताया, देखो जो तुम्हारे शरीर में ये विकार आया है, ये बीमारी आई है, इसे दूर करने के लिए तुम्हें एक चीज़ करनी होगी। अब प्रेमचंद जी मांस नहीं खाया करते थे, अंडा भी नहीं खाया करते थे, लेकिन उसने कहा कि एक काम करना होगा, मांस नहीं खाना है लेकिन खून पीना है, थोड़ा सा पीना है। अब
इस बीमारी का इलाज इसी तरह से होगा। प्रेमचंद जी ने यह बात को नकार दिया, लेकिन अजीत का कहना था तुम मरने वाले हो। हर तरीका अपना लिया। जो मछली के कैप्सूल आते हैं दवाई के तौर पर, उसमें मछली का तेल होता है, ऐसे वैसे तुम इन चीज़ों को खा ही लेती हो। तो किसी तरह उसने मनाया और वो खून पिलाया, दवाई की तरह ज़बान पर रखा था, जो बहुत ज़्यादा कड़वा था। पता नहीं किस तरह से उस खून में क्या क्या मिलाया था उसने। दूसरी रात ये किया। अब इस तरह धीरे धीरे कई रातें बीते जा रही थी और वो आदमी प्रेमचंद जी को लेकर जाता उस झोंपड़े में, और हर बार किसी तरह का कोई जानवर उनके करीब होता, लेकिन डर कर भाग जाता। किसी जानवर ने हमला नहीं किया। 21 रातें ऐसे बीती कि प्रेमचंद जी को उस आदमी पर शक होने लगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता कि उस आदमी के शरीर पर कोई जख्म होता, जैसे बाजू पर ना जख्म है, और प्रेमचंद जी पूछते कि ये क्या हुआ, क्योंकि ताज़ा जख्म है। तो वो आदमी कह देता, अरे आज काम करते वक्त ना लकड़ी से बाजू छिल गई। जख्म गहरा होता, और फिर अगले दिन प्रेमचंद जी देखते कि जख्म तो गायब हो चुका है। तो प्रेमचंद जी ने पूछा, कल तो जख्म था। तो उसने मुस्कुराते हुए कह दिया, अरे ऊपरी जख्म था, वैसे ही कुछ लगा था, वो उतर गया, बस एक दिन में उतर गया। प्रेमचंद जी कई दिनों तक ये महसूस करते रहे कि छोटे मोटे जख्म काम करते वक्त उंगली का कट जाना ये ठीक हो जाया करता था। जख्म उसके भर जाया करते थे, लेकिन एक चीज थी जिससे वो थोड़ा डरता भी था। जख्मों से नहीं, खून से नहीं, बल्कि दिन से। अब प्रेमचंद जी कई बार कहते कि मेरे पिता मना करते हैं रात को बाहर मत निकला करो, तुम्हें क्या पता क्या बहाना लेकर मैं बाहर निकलता हूं, तुम दिन के वक्त मिल लिया करो। तो उसने कहा, नहीं, दिन के वक्त मिलना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम है, मुझे थोड़ा शाम के वक्त या अंधेरा पसंद है, दिन के वक्त मैं काम करता हूं, काम छोड़ नहीं सकता। तो प्रेमचंद जी ने पूछा कि कौन सा काम करते हो। उसने लकड़ी का कोई काम बताया, जबकि पिछली बार कोई और काम बताया था। तो जो प्रेमचंद जी शक कर रहे कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं किया था कि झूठ बोलकर फायदा उठा ले, या अब भी कि मैं मरने वाला हूं फायदा उठाए। ये तो मदद करना चाहता है, वो बात अलग है। जो चीजें वो कर रहा था उससे मदद हो रही है या नहीं। प्रेमचंद जी को तो नहीं लगा कि दवाई कोई असर कर रही है। चक्कर तो अभी भी थोड़े थोड़े से आते हैं, दर्द गर्दन में और सर में पीछे अब भी रहता है। इलाज हो रहा है या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन 21 रातें इस तरह से निकल चुकी थी और प्रेमचंद जी इन 21 रातों में एक बात समझ गए। कभी कभी दिन के वक्त भी वो मिलता और शाम के वक्त कभी कभी धूप होती तो दिन के वक्त वो ऐसे कपड़े पहनकर रखता कि मुंह भी ढका है, चश्मे लगा लेता, सर भी ढका हुआ होता। तो कहता मैं दिन के वक्त पगड़ी डालना ज़्यादा पसंद करता हूँ, जैसे पूरा शरीर ढकने की कोशिश करता कि हाथ में जख्म हुआ है, कपड़ा लपेटा हुआ होता, शरीर बिल्कुल ऊपर से नीचे तक उसने कवर किया होता। लेकिन रात को ऐसा नहीं, रात को ढीले ढाले कपड़े पहने होते, धोती पहनी होती या गमछा डाला हुआ होता ताकि हवा आती रहे। दिन के वक्त गर्मी में शरीर ढकता था। प्रेमचंद जी को कभी उस पर यह शक नहीं हुआ कि ये मेरा बुरा चाहता है। लेकिन 21 रातें इस तरह से बिताने के बाद प्रेमचंद जी ने कहा कि क्या हुआ मेरे साथ, बदलाव क्या आए, मुझे नहीं लगता कि मुझ पर कोई असर हुआ है, तुम पागल लगते हो। तो उससे थोड़ा झगड़ा हो गया और वो जो आदमी था उसने कहा कि तुम जैसा कहना चाहते हो तुम कह सकते हो, तुमने भी मेरी काफ़ी मदद की। क्योंकि जो प्रेमचंद जी थे उसे कभी कभी खाने की चीज़ें दे दिया करते थे, अंडे दे दिया करते थे, वो तो खाता था ना, कभी कभी मुर्गियां भी दे दिया करते थे कि बनाकर खा लेना, तो ऐसे उसे दे दिया करते थे। तो इस बार जो प्रेमचंद जी कहने लगे कि तुम मेरा बेवकूफ़ बना रहे हो, 21 रातें मुझे यहाँ झोंपड़े तक लेकर आए, मेरी जान को खतरा डाला तुमने, जबकि ये समय मेरे परिवार के साथ बिताने वाला समय है। तो झगड़ा कर लिया प्रेमचंद जी ने उसके साथ। और फिर क्या प्रेमचंद जी वापस आए और दोबारा ना वो मुर्गी खाने पर आया ना वो बाड़े में आया। और अगले लगभग 3 से 4 महीने बाद जो प्रेमचंद जी थे वो बिल्कुल ठीक होने लगे। गर्दन का दर्द ठीक होने में 3-4 महीने लगे, सर का दर्द ठीक होने में 3-4 महीने लगे, वजन कम हुआ था, बढ़ने लगा था। वैद्य से दवाई ली, वैद्य कह रहा मेरी दवाई से ठीक हुआ है। डॉक्टर कहने लगे कि लगता है जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं है, अब नहीं लगता कि तुम्हारे शरीर में ट्यूमर है। जब ये बात सुनने को मिली ना प्रेमचंद जी को, वैद्य क्रेडिट लेना चाहता था, अरे मैंने किया, देसी दवाई ठीक कर दिया। लेकिन असलियत प्रेमचंद जी को पता थी।
जो सबसे अलग चीज़ हुई है वो उस अनजान आदमी ने की है, और कहा था 21 रातों तक काम करना, तुम ठीक हो जाओगे, समय लगेगा, तुम ठीक हो जाओगे। अब प्रेमचंद जी पूरी तरह से ठीक हो चुके थे, लेकिन अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ कि उसने तो मेरी मदद की थी, मैं बेवजह उससे लड़ा। मुझे लग रहा था ये समय मुझे परिवार वालों के साथ बिताना चाहिए, लेकिन उसने तो मुझे ठीक कर दिया, अब पूरा समय परिवार के साथ। लेकिन दोस्त खो दिया मैंने। अरे उस दोस्त का धन्यवाद भी नहीं कर पाया, क्या करूं। तो उसने अपना एड्रेस दिया था कि मैं वहां पर, एक छोटा सा घर है, बड़ी मुश्किल से जगह मिली है तो वहीं पर रहता हूं। तो प्रेमचंद जी रात के वक्त उससे मिलने के लिए गए, क्योंकि उसने कहा था दिन के वक्त मैं काम पर होता हूँ, काम करता हूँ। प्रेमचंद जी जब शाम के वक्त उसके पास पहुंचे वो हैरान था। फिर उसने पूछा तुम क्यों आए हो? तो प्रेमचंद जी ने हाथ जोड़े, मुझे माफ़ कर दो, तुम बहुत बड़े वैद्य हो, तुम बहुत बड़े जानकार हो, तुम जानवरों को कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारे पास तो ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे तुमने मेरा इलाज किया, और मैं पागल तुम्हें बुरा भला बोल रहा था। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, और वैसे भी तुम्हें मुझ पर शक तो होना ही था। 21 रातें कहा और तुम्हें कोई असर नज़र नहीं आया, चलो कम से कम अब तो नज़र आ गया ना। तो प्रेमचंद जी ने कहा मुझे माफ़ कर देना। उसने कहा कोई बात नहीं, आओ खाना खिलाता हूँ, घर छोटा है, ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। तो घर के अंदर गए प्रेमचंद जी, वो किसी को घर के अंदर आने नहीं देता था, बताया उसने। फिर प्रेमचंद जी ने घर के अंदर देखा, अलमारी नहीं, कपड़े नहीं, रसोई नहीं, बड़ी अजीब सी जगह, एक जगह छोटा सा चूल्हा था। अब इसे रसोई नहीं कह सकते क्योंकि बर्तन नहीं थे भाई, ये खाना कैसे बनाता है, ये कपड़े कहाँ से पहनता है, कपड़े तो नए होते हैं इसके। तो जो अब प्रेमचंद जी थे उन्होंने पूछा, और उस आदमी ने कहा कि उधार में कपड़े मिल जाते हैं, अब मैं थोड़ा गरीब हूँ। प्रेमचंद जी ने कहा मैंने कितनी बार पूछा, पैसों की ज़रूरत है, अरे मुझे क्यों नहीं बताया, मैं दे देता। उसने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ काम करता हूँ उधार में मिल जाता है, खाने पीने का काम भी चल जाता है। काम नहीं बताया उसने, कहाँ करता है, क्या करता है, कितनी कमाई होती है, कुछ नहीं बताया। इसके बाद प्रेमचंद जी ने कहा कि आपने मेरी जान बचाई है, आया कीजिए ना मुर्गी खाने पर, बाड़े में आया कीजिए, दोस्त हैं आप मेरे, अब आप वहाँ ज़रूर आइएगा। उसने कहा ज़रूर, समय समय पर मैं आया करूँगा। अब इतना लंबा समय बीत चुका था, दोस्ती गहरी हो चुकी थी। इसके कुछ समय बाद जो प्रेमचंद जी थे वो अपने पिता और दादा से बात कर रहे कि ये बीमारी तो मुश्किल से ठीक हो गई, वो तो मेरा दोस्त मिल गया था, ऐसे बात निकली कि अजीत मिल गया तो बीमारी ठीक हो गई। पिता तो कब से शक कर रहे थे कि वो वैद्य इलाज सही से नहीं करता और ऐसी बीमारी का नहीं करता, खांसी जुकाम की दवाई दे देता है, हल्का फुल्का ठीक करता, इससे ज़्यादा तो वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन इस बार इतना बड़ा ट्यूमर, इतनी बड़ी बीमारी उसने ठीक कर दी, भरोसा नहीं होता। और डॉक्टर तो खुद कह रहे हैं दवाई अभी शुरू करनी थी। तो इस पर प्रेमचंद जी को बताना पड़ा कि मेरा एक दोस्त है, 21 रातों तक उसने मेरा इलाज किया था जब मैं जंगल में जाया करता था। दादाजी डर गए, पिता डर गए, रात को जंगल अकेले उसके साथ। तो प्रेमचंद जी ने बताया वो जानवर जब उसके करीब आते थे ना, तब उसे नुकसान नहीं पहुंचाते थे बल्कि डर जाते थे। जो प्यारे जानवर हैं उसके करीब आते जैसे वो उन्हें अपने हाथ से ना बेहोश कर देता, वो नींद में चले जाते। तो पिता भी बड़े हैरान और दादाजी भी कहने लगे वैद्य का कोई बच्चा लगता है, उसे इलाज सारे पता हैं, कोई डॉक्टर तो नहीं। प्रेमचंद जी ने कहा नहीं, डॉक्टर नहीं है, लेकिन कोई दिव्य शक्ति है उसके पास। ये सुनने के बाद जो दादाजी थे वो कह रहे कि मुझे भी मिलवा दो, मेरी भी पीठ में थोड़ा दर्द रहता है, मिल लूँगा, चलो इलाज ना भी कर सके तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी, हमारे लिए वो बहुत है। हमें लगा था घर का बड़ा बच्चा जानने वाला है, लेकिन नहीं, ठीक कर दिया उसने। तो दादाजी उससे मिलना चाहते थे। तो प्रेमचंद जी ने कहा कि वो मिलना नहीं चाहेगा, वो किसी और से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करता, वो तो किस्मत देखिए, संयोग कि उसने मेरी जान बचाई थी, इस तरह से हमारी दोस्ती हुई। अब ऐसे बात खुल गई तो प्रेमचंद जी को ये भी बताना पड़ा कि कैसे जंगल में दोस्त भागे थे और उसने जान बचाई थी। तो दादाजी ने कहा मिलवाओ मुझे, मुझे मिलना है, इसके पास लेकर जाओ। तो अब प्रेमचंद जी के पास एक ही रास्ता था, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कभी कभी शाम के वक्त आता था, अब तो उसके घर ही जाना होगा। तो प्रेमचंद जी ने कहा जी आज रात चलो जाकर आते हैं, उसका गांव पास में ही है,
वहाँ जाते हैं, घर मिलकर आते हैं, लेकिन बाहर रहिएगा, वो घर के अंदर आने नहीं देता। तो इस पर दादाजी कहने लगे कोई बात नहीं। अब प्रेमचंद जी दादाजी को लेकर अजीत के घर, वो अनजान आदमी, उसके घर लेकर गए। दरवाज़ा खटखटाया और उसने अंदर से आवाज़ लगाई, कौन है? प्रेमचंद जी ने कहा, मैं हूँ, मिलने आया हूँ। वो बड़ा खुश, अरे आओ आओ। दरवाज़ा खोला उसने। जब वो दरवाजे पर खड़ा था ना, दादाजी पीछे खड़े थे। जो प्रेमचंद जी थे वो कह रहे, दादाजी ये अजीत। और दादाजी ऐसे देखते ही ऐसे घूरते रहे। वो थोड़ा सा घबरा चुका था। दादाजी ने कहा, मैंने आपको पहले कहीं तो देखा है। वो कहने लगा, अरे नहीं, कहाँ देखा है? जिसके बाद घर के अंदर दादाजी आ गए। वो मना कर रहा था, लेकिन प्रेमचंद जी ने कहा, अरे दादाजी हैं, ऐसे करके घर के अंदर आए। घर देखा और दादाजी कहने लगे, मुझे सच में तुम पहचाने से लग रहे हो। अब दादाजी का 50 साल पहले कोई दोस्त था, रंजीत नाम का। तो दादाजी ने कहा, तुम रंजीत को जानते हो? ये नाम सुनकर वो थोड़ा सा घबराने लगा। फिर वो अपने आप को थोड़ा सा ढंकने लगा था, लेकिन दादाजी को शक हो गया कि ये रंजीत के परिवार से ही लगता है। अरे वो मेरा दोस्त हुआ करता था, वो भी बड़ा कमाल का था। लेकिन प्रेमचंद जी अब कुछ समझ नहीं पा रहे ये बातें इनमें आपस में कैसे हो रही हैं। और दादाजी सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सामने से मेरा दोस्त थोड़ा घबरा गया है। अरे बुजुर्ग, हम जवान बच्चों से सवाल बहुत पूछते हैं, पुराने ज़माने वाले नए ज़माने वाले बच्चों से ऐसे सवाल पूछकर तंग बहुत करते हैं। लेकिन दादाजी ने जब गर्दन देखी ना उस अनजान आदमी की, तब दादाजी ऐसे, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तब वो घबराने लगा और कहने लगा, आप चले जाइए। दादाजी ने कहा, तू रंजीत ही है, तू रंजीत है, लेकिन तू 50 साल बाद भी वैसा ही क्यों लगता है? तेरी उम्र बड़ी ही नहीं। इसके बाद उसने प्रेमचंद जी को जाने के लिए कहा और दादाजी को रुकने के लिए कहा। प्रेमचंद जी घर के बाहर थे, दादाजी घर के अंदर, और प्रेमचंद जी सोच रहे कि दोस्त तो मेरा है, दादाजी से बात कर रहा है। अंदर कुछ बात हुई और दादाजी रोते रोते बाहर निकले। वो रो रहे थे लेकिन खुश थे। जिसके बाद प्रेमचंद जी ने घर के अंदर देखा तो वो आदमी मौजूद नहीं। दादाजी ने कहा, चलो घर जाने का वक्त है, अब वो नहीं मिलेगा, वो यहाँ छोड़कर जा चुका है। अब शायद वो बहुत समय बाद कभी तुम्हें नजर आए, लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे। घर आकर प्रेमचंद जी ने सवाल पूछा दादाजी से, दादाजी सच बताइए, आप क्या बातें कर रहे थे 50 साल पहले आप कह रहे थे वो रिश्तेदार है, फिर उन्हें रंजीत बोले जा रहे थे, अरे दोस्त है मेरा, कैसी बातें कर रहे थे? दादाजी ने तब बताया, वो तेरा दोस्त भी है, मेरा दोस्त भी है, तेरी जवानी का दोस्त, मेरी भी जवानी का दोस्त। मैं जानता हूं उसे, मेरी भी मदद की थी उसने, मेरे साथ मेरे खेत पर काम भी किया करता था, लेकिन अचानक चला गया। मुझे नहीं पता वो क्यों गया, लेकिन उस समय भी ऐसी कुछ बीमारी आसपास फैली थी। कई लोगों का कहना था जो इन बातों पर यकीन करते थे कि शायद किसी तरह का कोई जानवर है जो खून पीता है। लेकिन उसके बाद मेरा दोस्त नहीं मिला और मुझे कभी इस चीज़ पर शक हुआ ही नहीं। लेकिन लगता ज़रूर था मुझे कि मेरा दोस्त भी रात को बाहर निकलता है, और जब वो बाहर निकलता है कई बार जानवरों पर उसका असर होता था। यही था वो, 50 साल पहले भी बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसे 25-26 साल का। वो एक पिशाच था, पिशाच जो हमेशा जवान रहते हैं। उनका शरीर ऐसा होता है, धूप से बचते हैं। तेरा दोस्त एक पिशाच है, मेरा भी यही दोस्त था, फिर से वापस आया था, तेरा दोस्त बना, यहाँ पर रहा, और ये पिशाच इसी तरह से हमारे बीच रहते हैं। मुझे बहुत कुछ बताया है उसने, लेकिन मैं तुझे नहीं बता सकता, वादा मैंने भी किया है। उसके बाद प्रेमचंद जी को दादाजी ने कुछ नहीं बताया, उनके बीच क्या क्या बात हुई, इतना बता दिया, वो एक पिशाच था, दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है जब तुम बूढ़े हो, तुम्हारी आंखों के सामने से निकले, तब भी वो जवान रहेगा। और इसके बाद प्रेमचंद जी ने उसे कभी नहीं देखा। दादाजी के देहांत के बाद प्रेमचंद जी ने कई बार महसूस किया जैसे कि उन्होंने उस आदमी को देखा कई सालों बाद,
महसूस हुआ, कभी किसी बस स्टैंड पर या सड़क पर ऐसा लगा ये वो हो सकता है, लेकिन हमेशा शाम के वक्त, धूप में नहीं। और उन्होंने ये बात बहुत देर बाद सबको बताई थी और इस पर लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे। और प्रेमचंद जी ने भी कहा था कि भरोसा नहीं करना चाहते तो ना करो, ये ज़्यादा अच्छा है। हमारे बीच ही रहते हैं पिशाच। ये एक प्राचीन जीव है, कोई ऐसी काली ताकत नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं। पिशाच एक अलग प्राणी है जो हमारे बीच रहते हैं, जैसे जिन्न। अब जिन्नों को भी गलत तरीके से दिखाया जाता है कि किसी के ऊपर जिन्न का वास आ गया है। वो भूत प्रेत होते हैं, वो जिन्न नहीं होते। जिन्न अलग प्राणी होते हैं, जैसे पिशाच भी अलग प्राणी होते हैं। हमारे बीच रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। कभी आपने महसूस किया कि आपने किसी ऐसे को देखा जो 20-30 साल पहले भी ऐसा ही लगता था? अरे अब भी वैसा लगता है, अरे नहीं नहीं कोई और होगा। उसने भी कह दिया, अरे मैं उनका रिश्तेदार हूं। क्या आपको इस बात पर यकीन है कि हमारे बीच पिशाच इसी तरह से रहते हैं? मैं आपके विचार कमेंट्स में ज़रूर जानना चाहूँगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हाई पॉइंट्स ज़रूर दें। ऐसी ही वीडियोस देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।